प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा पेपर है भौतिक भूगोल। उसमें वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह पर स्थल व जल दोनों का ही विस्तार है, किंतु इसका वितरण समान नहीं है। महाद्वीप या स्थल, महासागर और जल अपने असमान वितरण एवं विशेष आकृति के कारण सदैव ही भूगोलवेताओं, भूगर्भशास्त्रियों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। अनेक परिकल्पनाओं को भली भांति समझने के लिए महाद्वीपों और महासागरों के विन्यास, अरेंजमेंट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। ये प्रमुख विशेषताएं: पृथ्वी की सतह का 71% भाग पर जल है, शेष 29% भाग पर थल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक एवं जलीय विस्तार कम है। इसे स्थल गोलार्ध भी कहते हैं क्योंकि इसके 81% भाग पर स्थल का विस्तार है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय विस्तार अधिक है, अतः उसे जल गोलार्ध भी कहते हैं। स्थल एवं जल एक दूसरे के विपरीत स्थित है। भूगोल में इसे प्रति ध्रुवस्थ या एंटीपोडल स्थिति कहते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए हमको ग्लोब देखना पड़ेगा, वहाँ से स्थिति क्लियर हो जाती है। अगला है प्रति ध्रुवस्थ स्थिति के क्रम में एक विलक्षणता ध्रुवों के संदर्भ में भी है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अगली में बात करें तो महाद्वीप और महासागरों की आकृति मोटे रूप से त्रिभुजाकार है। महाद्वीपीय त्रिभुजों के आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण की ओर है। इसके विपरीत महासागरों के आधार दक्षिण में तथा शीर्ष उत्तर की ओर है। महाद्वीप एवं महासागर ध्रुवों के 3 दिशाओं की ओर फैले हुए हैं। उत्तरी ध्रुव से एशिया, यूरोप, जो अफ्रीका सहित है, वह अमेरिका दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव से हिंद, अटलांटिक और प्रशांत महासागर उत्तर की ओर फैले हुए हैं। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति की बात करें तो कई परिकल्पनाएं दी जाती रही। इसमें से लगभग अधिकांश अमान्य हो गई है। अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृत वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एवं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की ही विस्तृत विवेचना दी जाती है। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो महाद्वीपों की विस्थापन की जो परिकल्पना सबसे पहले स्पाइडर ने सन 1858 में, टेलर ने 1908 में दी थी, किंतु उस समय अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अतः इस सिद्धांत का श्रेय अल्फ्रेड वैगनर को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण एकत्रित किए। उन्होंने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1914 में किया, किंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों के चलते इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। वैगनर ने अपने सिद्धांत को सन 1922 में जर्मन भाषा में प्रकाशित किया, जिसका 1924 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। तभी से ये सिद्धांत चर्चित और प्रचलित हुआ। भूगर्भिक अध्ययनों से ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि पूर्व काल में जलवायु की परिस्थितियाँ वर्तमान से बिल्कुल भिन्न रही होगी। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयले के जमावों का पाए जाना वहाँ पर पूर्व में उष्ण आर्द्र जलवायु होने का प्रतीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन भूगर्भिक विसंगतियों का स्पष्टीकरण समस्यापूर्ण था। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो स्थलखंड स्थिर रहे एवं जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होता रहा, या जलवायु कटिबंध स्थिर रहे एवं स्थलखंडों की स्थिति में परिवर्तनशील रहा। वैगनर ने अपना सिद्धांत दूसरी संभावनाओं पर आधारित था। अब महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित कुछ तथ्य की बात करें तो स्वेस की अवधारणा को आधार बनाकर वैगनर ने माना कि पृथ्वी की बाह्य परत सियाल, इसके नीचे दूसरी परत सीमा है तथा पृथ्वी का केंद्र का भाग निफे है, जैसा हमने पहले बताया था। स्वेस के अनुसार सियाल रूपी पपड़ी एक क्रमिक परत है, जबकि वैगनर ने महाद्वीपों को सियाल से निर्मित बताया और गहरे सागरीय तल को सीमा का तल माना। सियाल की परत को ठोस अवस्था में तथा सीमा की ऊपरी परत को लसीली या चिपचिपी माना गया। लसीली सीमा की परत में सियाल रूपी महाद्वीप तैर रहे हैं, अर्थात सीमा के ऊपर सियाल तैर रहे हैं। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में एक विशाल स्तरखंड था, जिसको उन्होंने पेंजिया कहा। इसके मध्य में टेथिस सागर था। इसके उत्तरी भाग को लॉरेंशिया व दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड दिया गया। पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर पैंथालासा नामक महासागर था। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण व दिशा में बात करें तो 2 कारण बताए जाते हैं। प्रथम कारण सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल सूर्य व चंद्रमा के से निकटता के कारण सियाल पर अधिक प्रभावी रहा, अतः पश्चिम से पूर्व को भ्रमण करती हुई पृथ्वी पर
इस बल के कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर पिछड़ते हैं। इससे महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्थापन होता गया। विस्थापन के लिए उत्तरदायी दूसरे बल की बात करें तो तैरती हुई किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र एवं उसी वस्तु के उत्प्लावन केंद्र का संबंध है। यह एक भौतिक नियम है। इस बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन में उसके प्रभाव की बात करें तो कार्बोनिफरस युग के बाद से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे इससे पूर्व महाद्वीप विस्थापन को नहीं मानते। उनका कहना है कि कार्बोनिफरस युग से पूर्व की परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। वैगनर ने के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्रारंभिक बिंदु कार्बोनिफेरस युग है। उस समय पैंथालासा नामक महासागर से घिरा हुआ एक विशाल स्थलखंड पेंजिया था, जिसमें दरारें पड़ जाने पर वे टुकड़े में विभक्त हो गया। ये टुकड़े कालांतर में पश्चिम एवं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होते होते वर्तमान रूप में आए हैं। उत्तरी व दक्षिण अमेरिका शेष स्थल से अलग होकर पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। अमेरिका व शेष स्थल खंड के मध्य अटलांटिक महासागर बना। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम किनारों पर पूरी लंबाई में एक भूसंगति में जमा हुई तलछटी में वलन पड़ते गए। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर रॉकी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही गोंडवाना लैंड के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन से टैथिस सागर में जमा हुई तलछट में वलन पड़ते गए। इसके परिणाम स्वरूप मध्य महाद्वीपीय पर्वतीय श्रृंखला अर्थात आल्पस हिमालय पर्वतीय क्रम का उद्भव हुआ। इस प्रकार वैगनर के प्रवाह सिद्धांत के द्वारा न केवल महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति बल्कि नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में भी स्पष्टीकरण प्राप्त होते हैं। वैगनर ने ध्रुवों की स्थिति भी बदलती हुई मानी, जिसे वे ध्रुवों की भ्रमणशीलता कहते हैं। किंतु ध्रुवों की ये भ्रमणशीलता वास्तविक नहीं होकर भ्रमणशील महाद्वीपों से सापेक्षिक थी। अब महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की बात करें तो भौगोलिक प्रमाण इसमें बताया कि अटलांटिक तटीय साम्यता। अगर हम ग्लोब को देखें तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाए कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी पश्चिम तटों की जो समानता ने वैगनर को बहुत आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक है कि यदि ये महाद्वीप पृथक होकर विस्थापित हुए तो पृथकता वाले तटों में समानता होगी। किंतु ये प्रश्न है कि इन्हें पुनः परस्पर कैसे सटाया जा सकता है। वैगनर का मानना है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को पुनः सटाया जा सकता है, जिसे वे जिगसा फिट कहते हैं। उनके अनुसार पश्चिमी अफ्रीका उभार कैरिबियन सागर में तथा दक्षिणी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग गिनी की खाड़ी से सट जाता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें पर्वतों का संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स। विस्थापित महाद्वीप को सटाकर विस्थापन देखने पर भी सभी युगों की पर्वतमालाओं के संरेखण में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। यह संरेखण कैलिडोनियन, हल्सिनियम, अल्पाइन आदि सभी पर्वतमालाओं में देखने को मिलती है। तीसरी है नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण। विश्व के स्थलाकृतिक मानचित्र को यदि देखें तो अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों एवं यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में ही विश्व के दो सबसे प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वत है, क्रम से रॉकीज और एंडीज तथा आल्पस और हिमालय। वैगनर ने इन्हीं स्थानों पर भूसंगतियाँ होने की कल्पना की थी। इनमें जमा हुई तलछट में महाद्वीपों के क्रम से पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण इन नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अगला प्रमाण भूगर्भिक प्रमाण में संरचनात्मक समानता। भूगर्भ शास्त्रियों ने अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों की शेल संरचना का अध्ययन किया और दोनों में समानता पाई। अगला है स्तर विन्यास की समझता। संरचना की भांति ही भूगर्भिक शास्त्रियों ने दोनों तटों की चट्टानों की परतों के क्रम में भी समानता पाई है, जो भी वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की पुष्टि करती है। अगला है विवर्तनिक समानता। भूगर्भ शास्त्रियों ने दोनों तटों पर अभिनति कोण और वलन भ्रंश के रेखिक विन्यास में भी समानता पाई। अगला है भू ज्यामितीय प्रमाण। ऐसे प्रमाण मिले कि ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा की ओर विस्थापित हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है महाद्वीपों में विस्थापन संभव है। जैविक प्रमाण की बात करें, पुरा जीवाश्मीय समानता। पुरा जीवाश्म शास्त्र में प्राचीन काल के जीवों व पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जीवाश्म का अध्ययन करने से पता लगा है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समकालीन जीव जंतु व पादप पाए गए थे। जैविक आदतें, कई जीव शास्त्रियों ने ये पता लगाया कि नॉर्वे में लेमिंग पश्चिम की ओर चलते चलते अटलांटिक महासागर में डूब जाते हैं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा है कि ये आदत
पहले के समय से थी जब उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था। उस समय लेमिंग पश्चिम में उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण करते होंगे। अगला है पुरा जीवाश्म वितरण। भूगर्भिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कई क्षेत्रों में प्राचीन हिमयुगीन जीवाश्म मिलते हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि है। लेकिन वर्तमान जलवायु के परिप्रेक्ष्य में हिमयुगीन जीवाश्मों का उक्त क्षेत्रों में पाए जाना आश्चर्यजनक। और प्रश्नवाचक। वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत में कमियों की बात करें तो अटलांटिक तटीय साम्य में कमी, जिग्सा फिट की कमी। ये तट पूर्णतः आपस में नहीं सटाए जाते बल्कि कुछ दूरी रह जाती है। अटलांटिक तटों को सटाने में मध्य अटलांटिक कटक बाधा है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया वैगनर ने। और विस्थापन वलन विरोधाभास है, विस्थापन व वलन परस्पर विरोधाभास है। एक और तो वैगनर कहता है कि सियाल रूपी महाद्वीप सीमा के ऊपर तैर रहे, जबकि दूसरी ओर बताया जाता है जमा हुआ तलछट में विस्थापन के कारण वलन पड़ने से नवीन मोर्दा पर्वत पड़े हैं। भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन भी अप्रमाणित है। अगली कमी की बात करें तो वैगनर ने अटलांटिक महासागर के तटीय में संरचनात्मक स्तर, विन्यास में विवर्तनिक समानता को सशक्त प्रमाण बताया, लेकिन इसमें भी आंशिक समानता ये है। जैविक में माने तो वैगनर ने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समान प्रकार के एवं समकालीन जीवाश्म आए जाने की प्रमाण माना था, लेकिन ये प्रमाण भी आंशिक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैगनर ने अपने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत से एक नींव रखी ताकि पृथ्वी में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति का अध्ययन किया जा सके। धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे।